बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे 16th वीक है लेक्चर का और आज का टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Monopolistic competition is basically imperfect competition refers to those market structure that fall between perfect competition and pure monopoly. So this is a mid situation of perfect competition and pure monopoly. यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता और प्योर मोनोपोली भी नहीं होती. दिस इज़ अ इन बिटवीन सिचुएशन. कुछ कंडीशंस जो हैं, कुछ अजम्पशंस जो हैं वो कंपटीशन की होती हैं और कुछ मोनोपोली की होती हैं. So that is a like middle situation. स्ट्रक्चर में हम देखते हैं द 4 टाइप ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर. नंबर ऑफ फॉर्म्स हम देखते हैं. मोनोपोली में अगर हम देखें तो वी हैव ओनली वन फॉर्म. ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद ओलिगोपोली में हम देखें तो देयर आर फ्यू फॉर्म्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके अलावा आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो देयर आर मैनी फर्म्स लाइक दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. इसमें डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, आइडेंटिकल नहीं होती. लेकिन नेक्स्ट जो है परफेक्ट कंपटीशन का है हमारा लेक्चर, तो उसमें प्रोडक्ट्स हमारे पास जो होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं. हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इम्परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, many firms selling products that are similar but not identical. So यहाँ पे जो sort of monopolistic competition है, इसमें जो products होती हैं like वो similar तो होती हैं but वो identical नहीं होती. जैसा कि हमने oligopoly में देखा, only a few seller each offering a similar or identical products to the others. But monopolistic competition में हमारे पास products similar तो हैं but identical नहीं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम फर्दर देखते हैं मार्केट्स दैट हैव सम फीचर ऑफ अ कंपटीशन एंड सम फीचर ऑफ अ मोनोपोली. जैसे हमने बात की, दिस इज अ इन बिटवीन और मिडिल सिचुएशन ऑफ अ मोनोपोली एंड कंपेटिटिव मार्केट. सो इसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो मोनोपोली के हैं और कुछ फीचर्स जो हैं वो कंपटीशन के हैं. एट्रीब्यूट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम देखते हैं देयर आर मैनी सेलर्स. सेकेंड इसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि हमने बात की पीछे के जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है बट सिमिलर हैं. उसके अलावा फ्री एंट्री एंड एग्जिट है जो कि डेफिनेटली कंपटीशन की यहाँ पे अजम्पशन है. मैनी सेलर्स, देयर आर मैनी फर्म्स competing for the same group of customers. Product example include books, CDs, movies, computers, games, restaurant, piano lessons and cookies, furniture etc. सो यहाँ पे मैनी फर्म्स हैं जो कि एक दूसरे को compete कर रही होती है मार्केट में. अब यहाँ पे जितनी भी हमने एग्जांपल दी जो कि प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं बट उनकी जो स्पेसिफिकेशन है या उनके जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं दैट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड, दैट कैन नॉट बी आइडेंटिकल. लाइक अगर आप बुक्स की बात करें तो डिफरेंट ऑथर्स की बुक होती हैं, सेम कोर्स की बुक्स होती हैं, डिफरेंट ऑथर की बुक्स होती हैं, लेकिन हर ऑथर का आपको मटेरियल जो है वो डिफरेंट मिलेगा. लेट्स सपोज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक की बात करें तो उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बुक की किसी भी बुक की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो डिफरेंट ऑथर ने लिखी होगी. तो अब उनके जो बीच में मटेरियल है या जो उनकी वर्डिंग है या उनके जो एक्सप्रेशंस हैं या इनके एग्जांपल्स हैं वो डिफरेंट होंगी. अब बुक जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की है लेकिन वो एज इट इज़ सेम नहीं होगी, उसका मटेरियल सेम नहीं होगा. उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में वो डिफरेंट ब्रांड्स के अब हैं, तो वो लैपटॉप ही, अगर वो डेल का है, एचपी का है या उसके अलावा डिफरेंट सोनी एट्सेट्रा का है किसी का भी, तो उसमें यह है कि देखने में तो वो लैपटॉप ही है बट उसमें बात ये आ जाती है कि अब नेक्स्ट उनके फीचर्स डिफरेंट हैं. उनकी इंटरनल स्टोरेज डिफरेंट हो सकती है, उनके ग्राफिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, साउंड क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है. सो इस तरह से हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स के जो यूनिट्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं हैं बट जो प्रोडक्ट्स हैं दैट आर क्लोजली रिलेटेड और सिमिलर. Product differentiation, each firm produce a product that is at least slightly different from those of other firms. यहाँ पे हम जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो हर फर्म को जो है वो अपनी प्रोडक्ट पे कंट्रोल तो है बट वो कंपटीशन में होते हैं.
अब कोई एक फर्म जब भी कुछ चीज़ बनाएगी या कुछ बना रही है, कुछ प्रोड्यूस कर रही है, तो वो ये कोशिश करेगी कि वो उसकी जो चीज़ है वो काफ़ी हद तक दूसरी फर्म से कुछ ना कुछ उसमें चेंज आना चाहिए। देखें, अगर ऑलरेडी मार्केट में कोई चीज़ चल रही है और आप अपनी न्यू ब्रांड सेम लॉन्च कर रहे हैं, तो लोग आपसे वो चीज़ क्यों लें? तो वो उस क्यों का जो आंसर है वो यही होता है कि आप जो भी बनाएं उसको डिफरेंशिएट करें, उसमें कुछ ऐसा फीचर ऐड करें, न्यू फीचर ऐड करें जो कि पहले किसी के पास मार्केट में ना हो। अगर कोई मोबाइल कंपनी जो है वो नया मोबाइल लेके आ रही है, तो अब उसमें ये है कि देखना है कि उसकी इंटरनल स्टोरेज कितना है, उसका प्रोसेसर कितना है, उसका कैमरा कितना है, उसकी बैटरी टाइमिंग कितनी है, ये सारी चीज़ें, उसका टच कितना फास्ट है, कितना सेंसिटिव है, उसके सेंसर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं डेफिनेटली जो है लोग जब देखते हैं क्वालिटीज़, तो वो कंपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास कुछ बेटर है, कुछ डिफरेंट है, देन ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। रादर देन बीइंग अ प्राइस टेकर, ईच फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। क्योंकि आप जो है यहाँ पे बेशक मोनोपोली की भी कंडीशंस हैं, बट देयर दिस इज़ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसमें फर्दर हमारे पास डिफरेंट एजम्पशंस हैं। फ्री एंट्री और एग्जिट, फर्म कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट विदाउट रिस्ट्रिक्शन। लाइक एंट्री और एग्जिट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अपनी मर्जी से मार्केट में आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। द नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट एडजस्ट अनटिल इकोनॉमिक प्रॉफिट आर ज़ीरो। यहाँ पे जो है वो मार्केट में फर्म्स तब तक एंटर होती रहती हैं जब तक कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है लाइक वो ज़ीरो नहीं होता, इन द सेंस कि मिनिमम प्रॉफिट फर्दर लोगों के पास मोर प्रॉफिट के इंसेंटिव नहीं होते। उसके बाद देखते हैं कंपटीशन विद द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। द मोनोपोलिस्टिकली competitive firm in the short run हम देखते हैं, शॉर्ट रन इकोनॉमिक प्रॉफिट इनकरेज न्यू फर्म टू एंटर द मार्केट। सो जो शॉर्ट रन इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो फर्म को इन फर्म्स को इनकरेज कर रहा होता है टू एंटर द मार्केट। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड। सेकेंडली, रिड्यूस डिमांड फेस बाय द फर्म ऑलरेडी इन द मार्केट, जो कि ऑलरेडी मार्केट में फर्म्स होती हैं, उसकी वजह से जो डिमांड होती है दैट इज़ रिड्यूस्ड। उसके बाद इंकम्बेंट फर्म्स डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, डिमांड फॉर द इंकम्बेंट फर्म्स प्रोडक्ट फॉल एंड देयर प्रॉफिट डिक्लाइन। यहाँ पे हम ग्राफ की सूरत में देखते हैं, दिस इज़ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द शॉर्ट रन कर्व ग्राफ है। इसमें हमारे पास जो MC है, दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन MC, और हमारे पास जो मार्जिनल कर्व है, दिस इज़ अ मार्जिनल रेवेन्यू एंड दिस इज़ अ डिमांड कर्व। सो यहाँ पे हम कहते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया कि MC इक्वल टू MR, सो दिस इज़ लाइक मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल। सो यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे डिमांड कर्व तक। हमारा डिमांड कर्व भी हमारा एवरेज रेवेन्यू भी है और दिस इज़ आल्सो अ प्राइस। सो यहाँ तक एक्सटेंड लाइन करेंगे, सो दैट इज़ अ प्राइस। सो इसमें हम ये देखेंगे कि जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट है, डेफिनेटली एवरेज टोटल कॉस्ट जहाँ पे compete हो रही है, वहाँ से हम प्राइस लाइन तक जाएंगे, तो ये जो शेडेड एरिया है, ये किसी भी फर्म का जो है वो प्रॉफिट शो कर रहा है। और दिस इज़ द पॉइंट कि जहाँ पे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी है, और दिस इज़ एवरेज टोटल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट को हमने टारगेट किया, और दिस इज़ द मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट। और उसके बाद जो है वो हमारे पास फर्दर हमने उस लाइन को एक्सटेंड किया जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम था, जहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो थी वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल थी। तो उस टाइम वहाँ पे हमने अपनी जो प्राइस है वो डिटर्मिन की, और दैट इज़ आवर प्राइस। सो शेडेड एरिया जो है वो फर्म के प्रॉफिट को शो। द मोनोपोलिस्टिकली competitive firm in the short run economic losses encourage firm to exit the market। जो शॉर्ट रन इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं वो फर्म्स को इनकरेज करते हैं कि वो मार्केट से एग्जिट करें। अब ऑन व्हाट बेसिस? सो दिस डिक्रीज द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स ऑफर्ड हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि अगर एक फर्म जो है वो मार्केट छोड़ के जा रही है तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन का उसका पोर्शन था वो रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद इंक्रीज डिमांड फेस्ड बाय द रिमेनिंग फर्म।
क्योंकि अब उस फर्म से लोग जो परचेज करते थे वो डेफिनेटली किसी दूसरी फर्म के पास जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी फेस बाय अ रिमेनिंग फर्म। उसके अलावा शिफ्ट द रिमेनिंग फर्म्स डिमांड कर्व टू द राइट। सो रिमेनिंग जो फर्म्स हैं उनका डिमांड कर्व जो है वो राइट वर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, एंड इंक्रीजिंग द रिमेनिंग फर्म्स प्रॉफिट, और रिमेनिंग फर्म का जो प्रॉफिट है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं। सो दिस इज़ एम आर एंड एम सी। सो यहाँ से हम दिस इज़ आवर डिमांड कर्व एंड आल्सो एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड प्राइस एट्सेट्रा। सो यहाँ पे जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो दैट इज़ आवर प्राइस, और जब इसको फर्दर हम देख रहे हैं कि हमारे जो एवरेज टोटल कॉस्ट है दिस इज़ ग्रेटर देन आवर एवरेज रेवेन्यू एंड इवन मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये जो शेडेड एरिया है वो लॉस शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हमारे पास लेस है जो कि हमारा रेवेन्यू को शो कर रही है, और हमारे पास जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो ये जो पिंक एरिया है वो फर्म के लॉस को शो कर रहा है। जबकि फर्म इस कंडीशन में जाती है तो उस टाइम पे फर्म ये डिसाइड करती है, जैसे शॉर्ट रन जो है वो लॉस है, और उस टाइम पे फर्म डिसाइड करती है कि अब मुझे मार्केट छोड़ देनी चाहिए। तो डेफिनेटली जो भी फर्म जो है वो लॉस फेस करेगी वो मार्केट छोड़ेगी, और ये फर्म टू फर्म वेरी करता है। कुछ फर्म के जो रिसोर्सेज होते हैं या उनकी जो प्रोडक्शन टेक्निक होती है वो मोर एफिशिएंट होती हैं, उन्हें इतना लॉस नहीं होता। सो जो फर्म ऑलरेडी लेस प्रॉफिट में होती है या उनकी जो टेक्निक्स होती हैं वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती, तो उसी फर्म के लिए फिर जो फर्दर मार्केट में सस्टेन करना है वो मुश्किल हो जाता है। द लॉन्ग रन एक्विलिब्रियम में हम देखते हैं फर्म विल एंटर एंड एग्जिट अनटिल द फर्म आर मेकिंग एग्जैक्टली ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। शॉर्ट रन में फर्म जो है वो थोड़ा सा भी नुकसान जो है उनके लिए बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड शॉर्ट होता है। लेकिन लॉन्ग रन में फर्म काफ़ी हद तक कोशिश करती हैं कि वो अपना जो है वो मार्केट में रहें, ताकि लोग जो हैं उनके नाम से वाकिफ़ रहें। वो इस उम्मीद पे रहती हैं कि फ्यूचर में भी चीज़ें चेंज हो जाएं, प्राइसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। सो फर्म उस टाइम तक मार्केट में रहती हैं जब तक वो ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट पे नहीं आ जाती। यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, बट इस पॉइंट पे जहाँ पे जो प्राइस है वो एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल है। तो जब एवरेज टोटल कॉस्ट और प्राइस इक्वल होती है तो यहाँ पे ज़ीरो प्रॉफिट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिस इज़ एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज़ एवरेज टोटल कॉस्ट। सो डेफिनेटली दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ तक फर्म जो है वो कोशिश करती हैं कि वो मार्केट में रहें, इस उम्मीद पे कि फ्यूचर में प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि लॉन्ग रन प्रोसीजर में, लॉन्ग रन टाइम पीरियड में फ़र्म के लिए मोटिवेशन होती है, जबकि शॉर्ट टर्म में टाइम ऑलरेडी शॉर्ट होता है, फेजेस में होता है, तो उस टाइम पे फर्म के लिए ये मोटिवेशन नहीं होती। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हमारे पास टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इन अ मोनोपोली प्राइस एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट। मोनोपोली में जो है वो प्राइस एक्सीड कर जाती है मार्जिनल कॉस्ट को। उसमें है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिक्वायर्स मार्जिनल रेवेन्यू टू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। तो उसके लिए प्राइस मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया। उसके अलावा द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मेकिंग मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन प्राइस। सो कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड कर्व है वो क्या करता है कि उसे मार्जिनल रेवेन्यू जो होते हैं वो लेस देन प्राइस होते हैं। सो एज इन अ कंपेटिटिव मार्केट प्राइस इक्वल एवरेज टोटल कॉस्ट। कंपेटिटिव मार्केट में हम देखें तो जो प्राइस है वो इक्वल टू है एवरेज टोटल कॉस्ट। सो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ड्राइव इकोनॉमिक प्रॉफिट टू अ ज़ीरो। Monopolistic versus perfect competition. There are two noteworthy differences between monopolistic and a perfect competition, excess capacity and a markup. So there is a two difference, excess capacity and a markup. Excess capacity में हम देखते हैं there is no excess capacity in perfect competition in the long run. परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती और एक्सेस कैपेसिटी की गुंजाइश भी नहीं होती, एंड फ्री एंट्री रिजल्ट्स इन competitive firm producing at the point where average total cost is maximized, which is the efficient scale of the firm. सो अगर competitive firms में हम देखें तो जो कि लाइक वो प्रोड्यूस करती हैं एट द पॉइंट वेयर एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ मिनिमाइज्ड, जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट जो होती है वो कम से कम होती है, विच इट इज़ दिस इज़ द एफिशिएंट स्केल फॉर द फर्म, फॉर अ कंपेटिटिव फर्म।
So there is excess capacity in monopolistic competition in the long run. लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसके लिए एक्सेस कैपेसिटी की गुंजाइश होती है. सो इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आउटपुट इज़ लेस देन द एफिशिएंट स्केल ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन. जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो आउटपुट होती है दैट इज़ लेस देन द एफिशिएंट स्केल ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन. सो यहाँ पे डायग्राम से हमारे पास बहुत, हम अगर इसको कंपेयर करें तो दिस इज़ अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म और दिस इज़ अ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म. यहाँ से डायग्राम आपको देख के क्लियरली पता चल रहा होगा क्योंकि हमारी जो परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट होती है उसमें हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है एवरेज रेवेन्यू इक्वल डिमांड कर्व एंड इक्वल प्राइस, और वो स्ट्रेट लाइन होता है एंड पैरेलल टू ओ एक्स लाइक एक्स एक्सिस. और हमारे पास जो मोनोपोली में अगर हम देखें तो डिमांड कर्व जो है दिस इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस, दिस इज़ अ डाउनवर्ड स्लोप, और मार्जिनल कर्व भी हमारा जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है एंड दिस इज़ द लोअर फ्रॉम द एवरेज रेवेन्यू. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है और एवरेज रेवेन्यू है वो एक पॉइंट पे आके इक्वल हो रहे हैं, तो दिस इज़ इक्वल टू अ पी. बट एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू ईच अदर इन अ परफेक्ट कंपेटिटिव. सो मार्कअप ओवर अ मार्जिनल कॉस्ट में हम अगर देखें फॉर अ कंपेटिटिव फर्म प्राइस इक्वल मार्जिनल कॉस्ट. एक कंपेटिटिव फर्म के लिए जो कि प्राइजेज इक्वल होती हैं मार्जिनल कॉस्ट के, फॉर अ मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म्स के लिए प्राइस एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट. अगर हम मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म को देखें तो उसमें प्राइस जो होती है वो मार्जिनल कॉस्ट को एक्सीड कर जाती है, लेकिन कंपेटिटिव फर्म के लिए प्राइस जो होती है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है. Because price exceed marginal cost and extra units sold at the posted price means more profit for the monopolistically competitive firm. यहाँ पे जो प्राइस होती है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है उसमें. सो अगर एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो सोल्ड किए जाते हैं सेम प्राइस पे तो उसका मतलब क्या है कि मोर प्रॉफिट अर्निंग हो रही है इन अ मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म में. बट कंपेटिटिव फर्म में ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट हम देख सकते हैं डायग्राम में मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट एंड डिमांड जो है वो ये इक्वल हैं, बट यहाँ पे हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट है विच इज़ लेस देन. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्जिनल, यहाँ पे हमने पीछे डिस्कस किया कि हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट है प्राइस उससे ज़्यादा होती है. सो दिस इज़ लाइक मार्कअप एंड आप प्रॉफिट कह सकते हैं. बट परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज जो कि एवरेज कॉस्ट है एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होती है. सो इवन प्राइस भी सेम है. अब यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ पी इज इक्वल टू एम सी, बट हमारे पास जो मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव मार्केट है उसमें प्राइस ग्रेटर देन अ मार्जिनल कॉस्ट. Monopolistic competition and the welfare of the society. Monopolistic competition does not have all the desirable properties of perfect competition. So monopolistic competition में वो सारी डिज़ायरेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं परफेक्ट कंपटीशन की वो डेफिनेटली नहीं होती. सो परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करें तो दिस इज़ अ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बट नॉट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. So there is the normal deadweight loss of the monopoly pricing in monopolistic competition caused by the markup price and over marginal cost. And however, the administrative burden of regulating the pricing of all firms that produce differentiated products would be overwhelming. First of all, तो there is the normal deadweight loss. यहाँ पे normal deadweight loss होता है monopoly pricing in monopolistic competition में, which is caused by the markup of price over marginal cost. जो कि प्राइस मार्कअप होता है ओवर मार्जिनल कॉस्ट के. हमने बात की कि हमारे पास जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है उसके प्राइजेस जो हैं विच इज़ अ ग्रेटर देन अ मार्जिनल कॉस्ट. बट द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ द रेगुलेटिंग द प्राइस, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होता है प्राइस रेगुलेटिंग के लिए ऑफ ऑल फर्म दैट प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर देती हैं दैट लाइक वुड बी ओवरवेलमिंग. Another way in which monopolistic competition may be socially inefficient is that the number of firms in the market may not be the ideal one. So there may be a too much or too late entry. यहाँ पे जो number of firms हैं monopolistic competition में
दैट इज़ सोशली इनसफिशेंट है मे बी, और लाइक ये आइडियल वन सिचुएशन नहीं है मार्केट में फर्म्स के जो नंबर ऑफ़ फर्म्स हैं. सो यहाँ पे एंट्री या जो एग्ज़िट है ये लाइक मे बी ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन, क्योंकि जो वेलफेयर सोसाइटी के लिए हमने बात की थी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो उसमें जो ऑल डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर इन अ परफेक्ट कंपटीशन में. तो यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं. डेफिनेटली उसमें जो एंट्री और एग्ज़िट के चांसेस हैं, लेकिन फर्म की जो लाइक तादाद है वो डेफिनेटली परफेक्ट कंपटीशन वाली नहीं है. So externality of entry included product variety externalities and business stealing externalities. So फर्म की एंट्री जो है उस पर कौन कौन सी एक्सटर्नैलिटीज़ इंक्लूड हो सकती हैं. सो एक तो है प्रोडक्ट वैरायटी एक्सटर्नैलिटीज़ एंड सेकंड है बिजनेस स्टीलिंग externalities. The product variety externality basically because consumer gets some consumer surplus from the introduction of a new product, entry of a new firm convey a positive externality on consumer. So इससे क्या है कि जो न्यू फर्म की एंट्री है वो कंज्यूमर्स के लिए जो है वो एक पॉजिटिव भी हो सकता है या कंज्यूमर सरप्लस को भी लाइक जो है वो इम्प्रूव कर सकता है वो इस तरह से कि अगर फर्दर फर्म्स मार्केट में आएंगी तो फर्म के बीच में भी कंपटीशन होता है और लोगों के लिए चॉइसेस भी मोर होती हैं, तो उसको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की सूरत में लिया जाता है. एंड द बिजनेस स्टीलिंग एक्सटर्नैलिटी बेसिकली बिकॉज अदर फर्म्स लूज कस्टमर एंड प्रॉफिट फ्रॉम द एंट्री ऑफ अ न्यू कंपैटिटर. सो एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म इम्पोजेज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑन एग्जिस्टिंग फर्म. तो अगर हम बात करें कि जो बिज़नेस स्टीलिंग एक्सटर्नैलिटी है, तो अगर कोई एक फर्म एंटर हो रही है लाइक मार्केट में, तो वो दूसरे जो कंपैटिटर है या जो अदर फर्म के लिए एक बड़ा कंपैटिटर भी साबित हो सकती है, और इवन के उससे उनके कस्टमर भी लूज़ होते हैं, क्योंकि लोग अगर कोई न्यू ब्रांड है या कोई नई चीज़ है तो उसके डेफिनेटली उनको क्यूरियोसिटी होती है, तो उसके बारे में ज़रूर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकती है एग्जिस्टिंग फर्म्स के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टीजमेंट पे हम आते हैं. सो एडवर्टाइजिंग व्हेन फर्म sell differentiated products and charge prices above marginal cost, each firm has an incentive to advertise in order to attract more buyer to its particular product. So जब firms जो हैं वो different like same products जो हैं similar product with differentiated qualities के साथ सेल कर रही होती हैं, तो इससे क्या है कि उनके जो दे चार्जेस प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट, और वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रही हैं. सो ईच फर्म हैज़ एन इंसेंटिव टू एडवर्टाइज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर बायर. हर फर्म के पास ये इंसेंटिव होता है कि वो अपनी एडवर्टीजमेंट करे और मोर बायर्स को अट्रैक्ट करे टू इट्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. So firms that sell highly differentiated consumer goods typically spend between 10 and 20% of revenue on advertising. अगर कोई फर्म लाइक मोर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो हैं या लाइक बेटर फीचर्स के साथ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट्स सेल कर रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि अपने रेवेन्यू में से मोस्ट ऑफ द टाइम 10 to 20% जो रेवेन्यू है वो एडवर्टीजमेंट पे लगा देती हैं. किसके लिए? अपने कस्टमर्स को लाइक अट्रैक्ट करने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए. So overall about 2% of total revenue or over $200 billion a year is spent on advertising most of the time. So critics of advertising argue that firm advertise in order to manipulate people's taste. जो critics है उनका ये मानना है कि जो advertisement है basically वो किस लिए किया जाता है? लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, उनके टेस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए. क्योंकि अगर कोई फर्म, अगर आप एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे फीचर्स को हाईलाइट किया जाता है कि शायद उनमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, रादर कि जो दूसरी कंपनीज जो हैं या दूसरी फर्म्स जो बना रही हैं, लेकिन उसको हाईलाइट बहुत किया जाता है और उसको बताया इस तरह से जाता है, लोगों को मैनिपुलेट इस तरह से किया जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा होता है, लोगों के माइंडसेट को चेंज किया जाता है. So they also argue that it impedes competition by implying that products are more different than they truly are. So इससे ये शो किया जाता है कि products जो हैं वो more different हैं like than they truly are. Actually इतनी different नहीं होती जितना कि advertisement में दिखाया जाता है.
डिफेंडर्स आर्ग्यू दैट एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर। सो जो क्रिटिक्स ने एडवर्टाइजिंग पे क्रिटिसाइज़ किया, तो उसके डिफेंस में जो आर्गूमेंट्स दिए गए उसमें ये कहा गया कि एडवर्टाइजमेंट जो है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स, कि एडवर्टाइजमेंट का जो बेसिक पर्पज़ है वो सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग है। सो दे आल्सो आर्ग्यू दैट एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेज कंपटीशन बाय ऑफरिंग अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग। और साथ ये भी कहा गया कि जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या करती है, कंपटीशन इंक्रीज करती है। तो इससे पता चलता है कि लोगों के पास जो है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और इवन डिफरेंट प्राइसेस हैं। So the willingness of a firm to spend advertising dollar can be a single to consumers about the quality of the products being offered. Brand names, critics argue that brand names cause consumers to perceive differences that do not really exist. तो ब्रांड क्रिटिक्स का बेसिकली ये मानना है कि जो ब्रांड नेम्स हैं लाइक दैट काज कंज्यूमर्स टू परसीव डिफरेंसेस, कि वो कंज्यूमर ये परसीव कर रहे होते हैं या ब्रांड नेम्स के थ्रू ये आइडिया हो रहा होता है कि देर आर लाइक सम डिफरेंस बट दे डू नॉट रियली एग्जिस्ट एक्चुअली. So economists have argued that brand names may be a useful way for consumers to ensure that the good they are buying are of high quality. So brand names के कुछ brand names की जो quality के थ्रू उनकी अपनी अपनी मार्केट रेप्यूट होती है, उनका एक लाइक स्टेटस होता है, क्वालिटी स्टेटस होता है. सो इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ब्रांड नेम्स जो हैं वो यूज़फुल हैं कंज्यूमर्स के लिए इंश्योर करने के लिए कि वो जो गुड्स ले रहे हैं, कि अगर उन्हें किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड से जिसको वो पसंद करते हैं क्वालिटी वाइज वहाँ से लिया है, तो वो इस चीज़ को लेके इंश्योर होते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी दैट इज़ द बेस्ट. सो इट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी एंड गिविंग फर्म इंसेंटिव टू मेंटेन हाई क्वालिटी. इवन के जो ब्रांड्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स दी जाएं और इवन वो फर्म्स को इंसेंटिव भी देते हैं क्वालिटी मेंटेन करने के लिए. इवन कि आजकल की क्वालिटी कॉशियस लोगों के लिए लोगों ने साथ में बीच में अपने एड्स में भी ये लिखा होता है ISO सर्टिफाइड एक्सेट्रा. लाइक वो ये शो कर रहे होते हैं कि वो क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए वो दे आर ISO सर्टिफाइड, लाइक वो प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए. ओके, लेक्चर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हुआ. समरी में हम फ्यू पॉइंट्स देखेंगे जो कि आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किए. अ मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव मार्केट इज करेक्टराइज्ड बाय 3 एट्रीब्यूट्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी फर्म्स, सेकंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड थर्ड वन इज़ फ्री एंट्री. लाइक 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव मार्केट में. एक के मैनी फर्म्स हैं, सेकंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं एंड थर्ड वन इज़ अ फ्री एंट्री. द इक्विलिब्रियम इज़ अ मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म differs from perfect competition in that each firm has excess capacity and each firm charges a price above marginal cost. So monopolistic competition does not have all of the desirable properties of a perfect competition. जो monopolistic competition है उसमें वो सारी desirable जो properties हैं perfect competition की वो मौजूद नहीं होती. There is a standard deadweight loss of monopoly caused by the mark of prices over the marginal cost, and the number of the firm can be too large or too small. It can be too large or too small. The product differentiation inherent in monopolistic competition leads to the use of the advertising and the brand names. Like जो कि products की differentiation है like which is inherent in monopolistic competition. So इससे क्या है कि advertisement का use काफ़ी ज़्यादा हो गया, even brand names का. So critics argue that firms use advertising and the brand names to take advantage of the consumer irrationally and to reduce competition. So critics का ये मानना है कि जो कि फर्म्स एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हैं, इवन ब्रांड नेम्स यूज़ करते हैं, ये कंज्यूमर्स का इरेशनल होने का एडवांटेज लेते हैं और इससे कंपटीशन जो है वो रिड्यूस होता है. बट डिफेंडर्स कहते हैं दैट आर्ग्यूज द फर्म्स यूज एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड नेम्स टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स एंड टू कम्पीट मोर vigorously on prices and product quality. So यहाँ पे डिफेंडर्स कह रहे हैं कि जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है एंड ब्रांड नेम्स हैं ये बेसिकली कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए और इन्हें ये बताने के लिए कि मार्केट में उनके लिए कितनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइजेस जो हैं वो मौजूद हैं. लाइक उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद.